नमस्कार। आज हम इतिहास की एक ऐसी शख्सियत की बात कर रहे हैं जिनकी लिखी हुई कोई किताब हमारे पास नहीं है, हम्म। जिनका कोई भी मूल काम आज मौजूद नहीं है, फिर भी उनका नाम आज 1600 साल बाद भी गूंजता है। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं अलेक्जेंड्रिया की, हाइपीशिया की। हम्म। हमारे सामने उनके जीवन पर आधारित एक दस्तावेज है, स्टोरी ऑफ हाइपीशिया। तो आज का बड़ा सवाल यही है कि एक ऐसी विद्वान जिनका काम समय की धूल में खो गया, उन्हें इतिहास ने क्यों और कैसे याद रखा। और ये सवाल ही असल में पूरी कहानी का सार है। हाइपेशा की कहानी सिर्फ उनकी उपलब्धियों की नहीं है, अच्छा। बल्कि इस बात की भी है कि विचारों की शक्ति कितनी होती है। उनकी विरासत उनके खोए हुए ग्रंथों में नहीं, बल्कि उस प्रभाव में है जो उन्होंने अपने समय पर डाला। वो एक जीती जागती मिसाल थी उस टकराव की जो ज्ञान और कट्टरता के बीच हमेशा से चलता आया है। तो चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। पहले उस दुनिया को समझते हैं जिसमें हाइपेशिया रहती थी। ये चौथी सदी का अंत था और 5वीं सदी की शुरुआत। हम्म। और उनका शहर था मिस्र का अलेक्जेंड्रिया। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि उस वक्त की दुनिया का, आप कह सकती हैं, बौद्धिक केंद्र था। बिल्कुल, एक तरह से उस दौर की सिलिकॉन वैली। हाँ, जहाँ दुनिया भर के सबसे तेज दिमाग इकट्ठा होते थे। बिल्कुल। लेकिन ये शहर एक बहुत बड़े बदलाव से भी गुजर रहा था। दस्तावेज में इसे गहन धार्मिक और राजनीतिक संघर्षों का दौर बताया गया है। अच्छा। रोमन साम्राज्य धीरे धीरे ईसाई धर्म अपना रहा था, और अलेक्जेंड्रिया में ईसाई, यहूदी और पुराने ग्रीक रोमन देवताओं को मानने वाले, जिन्हें बुतपरस्त कहा गया, तीनों समुदाय एक दूसरे के साथ तनाव में जी रहे थे। मतलब माहौल बहुत ही तनावपूर्ण था। बहुत ज्यादा। सत्ता की लड़ाई सड़कों पर लड़ी जा रही थी। ऐसे विस्फोटक माहौल में एक महिला का दार्शनिक, गणितज्ञ और खगोल शास्त्री के तौर पर सार्वजनिक जीवन जीना, ये अपने आप में एक क्रांति थी। और यहीं पर कहानी दिलचस्प मोड़ लेती है। उन्हें ये मौका मिला कैसे? इसमें उनके पिता थियोन की एक बहुत बड़ी भूमिका थी। हाँ, वो खुद एक जाने माने गणितज्ञ थे। और अलेक्जेंड्रिया के प्रसिद्ध संग्रहालय से जुड़े शायद आखिरी लोगों में से एक। उन्होंने अपनी बेटी को ऐसी शिक्षा दी जो जमाने की लड़कियों के लिए एक सपने जैसी थी। हाँ, लेकिन हाइपीशिया सिर्फ अपने पिता की परछाई बनकर नहीं रही। बहुत जल्द उन्होंने अपने ज्ञान से, अपनी प्रतिभा से अपने पिता को भी पीछे छोड़ दिया। अच्छा। लगभग 400 ईस्वी में वो अलेक्जेंड्रिया के प्रतिष्ठित नियोप्लेटोनिक स्कूल की प्रमुख बन गईं। उनके लेक्चर इतने मशहूर थे कि पूरे रोमन साम्राज्य से छात्र, चाहे वो ईसाई हों या बुतपरस्त, सिर्फ उनसे दर्शन और विज्ञान सीखने के लिए अलेक्जेंड्रिया आते थे। ये बात मुझे सच में हैरान करती है। उस दौर में एक महिला का इतना मुखर होना, सार्वजनिक मामलों पर सलाह देना, क्या ये खतरनाक नहीं माना जाता वाह, होगा? बेशक ये खतरनाक था और असाधारण भी। दस्तावेज में उनकी एक छवि उभरती है। वो दार्शनिकों वाला चोगा पहनकर शहर के बीचों बीच पुरुषों की भीड़ को संबोधित करती थी। पुरुषों की भीड़ को? हाँ, शहर के सबसे बड़े अधिकारियों से मिलती थी और उन्हें सलाह देती थी। उन्हें जो सम्मान मिला वो सिर्फ उनके ज्ञान की वजह से नहीं, बल्कि उनके आत्मविश्वास और उनकी गरिमा की वजह से भी था। वो सिर्फ एक शिक्षिका नहीं थी, वो एक, क्या कहते हैं, पब्लिक इंटेलेक्चुअल थी, हाँ, पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स। जिनका शहर की राजनीति पर सीधा असर था। और यही प्रभाव आगे चलकर उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बना। तो इससे पहले कि हम उस खतरे की बात करें, ये समझना जरूरी है कि वो असल में पढ़ाती क्या थी, उनका काम क्या था। जैसा हमने शुरू में कहा, उनका कोई भी मूल लेखन बचा नहीं है। तो हमें उनके काम के बारे में पता कैसे चलता है? हमें उनके काम के बारे में उनके छात्रों और समकालीन इतिहासकारों के लेखों से पता चलता है। और जो बात सामने आती है वो ये है कि हाइपीशिया एक बेहतरीन अनुवादक थीं। विचारों की अनुवादक। हाँ, विचारों की अनुवादक। उनका सबसे बड़ा कौशल मुश्किल से मुश्किल वैज्ञानिक और दार्शनिक सिद्धांतों को सरल और सुलभ बनाना था। वो एक तरह से अतीत के महान विचारकों और भविष्य की पीढ़ियों के बीच एक पुल का काम कर रही थीं। तो मतलब वो एक तरह की साइंस कम्युनिकेटर थीं। कह सकते हैं। जैसे गणित में कहा जाता है कि उन्होंने डायोफेंटिस की अरिथमेटिका और अपोलोनियस के कॉनिक्स पर टीकाएं लिखीं। अब ये नाम सुनने में बहुत भारी लगते हैं, लेकिन इसका असल में मतलब क्या था? इसे ऐसे समझिए जैसे मान लीजिए डायोफेंटस ने किसी मुश्किल बीजगणित समीकरण का एक हल दिया, ठीक है। तो हाइपीशिया की टीका शायद ये दिखाती कि इसे दूसरे ज्यादा आसान तरीके से भी हल किया जा सकता है, या शायद उसके और भी हल हो सकते हैं जिन्हें डायोफेंटस ने नजरअंदाज कर दिया हो।
अच्छा। दस्तावेज में साफ लिखा है कि उन्होंने सिर्फ मुश्किल अवधारणाओं को स्पष्ट नहीं किया, बल्कि वैकल्पिक समाधान भी दिए। ये सिर्फ समझाना नहीं था, ये ज्ञान को आगे बढ़ाना था। और खगोल विज्ञान में भी कुछ ऐसा ही था। उन्होंने टॉलेमी के अल्माजेस्ट पर अपने पिता के साथ काम किया और एक खगोलीय कैनन बनाया। इसका क्या मतलब हुआ? अल्माजेस्ट उस समय खगोल विज्ञान की सबसे जरूरी किताब थी, लेकिन उसे समझना बहुत मुश्किल था। तो हाइपेशिया और उनके पिता ने शायद इसका एक, कह सकते हैं, अपडेटेड वर्जन तैयार किया। और खगोलीय कैनन का मतलब है खगोलीय तालिकाओं का एक सेट। टेबल। हाँ, जिससे ग्रहों, तारों और सूर्य की स्थिति की भविष्यवाणी करना आसान हो जाता। ये उस समय के नाविकों, ज्योतिषियों और वैज्ञानिकों के लिए एक तरह का सुपर कैलकुलेटर था। एक मिनट, यहाँ एक बहुत ही रोचक बात है। उनके एक छात्र सिनेसियस के पत्रों में जिक्र है कि वह सिर्फ सिद्धांत नहीं जानती थीं, बल्कि एस्ट्रोलैब और हाइड्रोमीटर जैसे उपकरण बनाने और इस्तेमाल करने में भी माहिर थीं। हाँ, एक बेहतरीन नुक्ता है। ये तो इंजीनियरिंग जैसे उपकरण हैं, तो क्या हम उन्हें सिर्फ एक दार्शनिक या गणितज्ञ कहें, या एक तरह से आविष्कारक या इंजीनियर भी मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं। ये उनके काम के व्यावहारिक पक्ष को दिखाता है। एस्ट्रोलैब सितारों की मदद से समय और लोकेशन पता करने का एक जटिल उपकरण था। और हाइड्रोमीटर से तरल पदार्थों का घनत्व मापा जाता था। यह दिखाता है कि वो सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं थी। वो मानती थी कि ज्ञान का असली मकसद दुनिया को समझना और उसे बेहतर बनाना है। और यही उनके दर्शन नियोप्लेटोनिज्म का भी केंद्र था। मैं यही समझने की कोशिश कर रही थी। एक तरफ वो विज्ञान और गणित पढ़ा रही थीं जो पूरी तरह तर्क पर आधारित है, और दूसरी तरफ नियोप्लेटोनिज्म जो एक आध्यात्मिक दर्शन है। क्या उस समय इन दोनों में कोई टकराव नहीं देखा जाता था? उस समय नहीं। नियोप्लेटोनिस का मानना था कि तर्क, गणित और ब्रह्मांड को समझने के जरिए ही हम एक उच्च दिव्य सत्य तक पहुंच सकते हैं। अच्छा, तो विज्ञान ही आध्यात्मिकता का रास्ता था। उनके लिए हाँ, विज्ञान और आध्यात्मिकता एक ही सिक्के के दो पहलू थे। और यही विचार उस वक्त के कट्टरपंथी ताकतों के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। क्यों? क्योंकि अगर हर व्यक्ति तर्क और सवाल करना सीख जाए, तो फिर किसी एक संस्था का ज्ञान पर एकाधिकार कैसे रहेगा? ज्ञान अपने आप में एक शक्ति है, और हाइपेशिया उस शक्ति का प्रतीक बन गई थी। और अलेक्जेंड्रिया का ये बौद्धिक माहौल, जहां ज्ञान का इतना सम्मान था, वो हमेशा कायम नहीं रहा। शहर के अंदर एक राजनीतिक और धार्मिक तूफान पनप रहा था। बिल्कुल। और हाइपेशिया दुर्भाग्य से उसके केंद्र में आ गई। उस समय अलेक्जेंड्रिया में सत्ता के दो बड़े केंद्र थे। कौन कौन? एक तरफ था शहर का रोमन गवर्नर ओरेस्टिस, जो सेक्युलर सत्ता का प्रतीक था। वो हाइपेशिया का दोस्त था, प्रशंसक था, और अक्सर उनसे सलाह लेता था। और दूसरी तरफ? दूसरी तरफ था शहर का नया बिशप सिरिल, जो एक बेहद महत्वाकांक्षी और कट्टर धार्मिक नेता था। सिरिल चर्च की ताकत को शहर में सर्वोच्च बनाना चाहता था, और ओरेस्टिस उसकी राह का सबसे बड़ा रोड़ा था। तो हाइपेशिया इस लड़ाई में कहाँ फिट होती हैं? वो ओरेस्टिस और सिरिल के बीच इस सत्ता के खेल में एक मोहरा बन गई। सिरिल के समर्थकों ने ये अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि हाइपेशिया एक जादूगरनी है। अच्छा। और अपने बुत परस्त दर्शन से ओरेस्टस को ईसाई चर्च के खिलाफ भड़का रही है। वो ओरेस्टस के धर्मनिरपेक्ष अधिकार और शास्त्रीय ज्ञान की प्रतीक थीं। यानी वो हर उस चीज का चेहरा थीं जिससे सिरिल नफरत करता था। तो उसे निशाना बनाना आसान था। बिल्कुल। उसे निशाना बनाना सिरिल के लिए ओरेस्टस को राजनीतिक रूप से कमजोर करने का सबसे आसान तरीका था। और फिर वो हुआ जो इतिहास की सबसे शर्मनाक घटनाओं में से एक है, मार्च 415 में। हाँ, दस्तावेज के मुताबिक पीटर नामक एक लेक्टर के नेतृत्व में एक भीड़ ने, और लेक्टर चर्च में एक छोटा पद होता था, हाइपेशिया को उनकी गाड़ी से खींचकर बाहर निकाला। सड़क पर ही? हाँ, उन्हें पास के एक चर्च में घसीट कर ले जाया गया, और वहां उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। ये सुनना भी मुश्किल है। और ये जो हुआ वो सिर्फ एक हत्या नहीं थी, वो दिल दहला देने वाली घटना थी। ये एक पैगाम था। क्या पैगाम? इसके पीछे एक बहुत बड़ा संदेश छिपा था कि अब इस शहर में तर्क, ज्ञान और पुरानी शास्त्रीय परंपराओं की कोई जगह नहीं है। ये एक तरह से अलेक्जेंड्रिया के उस सुनहरे बौद्धिक युग के अंत का ऐलान था। तो इन सब का आज क्या मतलब है? हम हाइपेशिया को आज कैसे याद करते हैं? जाहिर है वो दर्शन के लिए एक शहीद के रूप में देखी जाती हैं। हाँ, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं। सदियों से वो कई अलग अलग विचारों का प्रतीक बन गई हैं। वो बौद्धिक स्वतंत्रता की प्रतीक हैं। एक ऐसी इंसान जो सत्ता के दबाव में नहीं झुकी और सच बोलने की कीमत अपनी जान देकर चुकाई। बिल्कुल। उनकी कहानी ये दिखाती है
कि अपने विचारों पर दृढ़ रहना कितना जरूरी है, भले ही माहौल आपके खिलाफ क्यों ना हो। और निश्चित रूप से वो एक नारीवादी आइकन भी है, एक ऐसी महिला जिसने उस पुरुष प्रधान दुनिया में न सिर्फ अपनी जगह बनाई बल्कि शीर्ष पर पहुंची। सही बात है। उन्होंने साबित किया कि ज्ञान और बुद्धि पर किसी एक लिंग का अधिकार नहीं होता। उनकी कहानी आज भी इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि ये हमें उन संघर्षों की याद दिलाती है जो आज भी जारी हैं। तर्क और अंधविश्वास के बीच, स्वतंत्रता और दमन के बीच, सहिष्णुता और कट्टरता के बीच। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि बौद्धिक आजादी कितनी कीमती और कितनी नाजुक हो सकती है। तो संक्षेप में हाइपशिया की कहानी एक प्रतिभाशाली शिक्षिका और वैज्ञानिक की कहानी है जो एक अशांत समय में रहती थीं। उनका जीवन बौद्धिक साहस का एक शानदार उदाहरण था और उनकी क्रूर मौत इतिहास का एक ऐसा मोड़ थी जिसने एक पूरे युग के अंत को चिन्हित किया। और ये हमें वापस उसी सवाल पर ले आता है जिससे हमने शुरुआत की थी। उनका कोई भी मूल काम नहीं बचा है। हाँ, हम उन्हें मुख्य रूप से उनके पुरुष छात्रों जैसे साइनिशियस के लिखे पत्रों और दूसरे पुरुषों के लिखे इतिहास के जरिए जानते हैं। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है जिस पर श्रोता सोच सकते हैं। क्या आज हम हाइपेशिया के बारे में जो कुछ भी जानते हैं वो दूसरों की नज़र से फिल्टर होकर हम तक पहुंचा है। अगर उनका अपना काम बचा होता तो वो खुद अपनी कहानी कैसे बताती? और इतिहास में ऐसी कितनी और आवाज़ें हैं, कितनी और हाइपेशिया हैं जिन्हें हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया।